Good afternoon. Right after lunch and dessert and everything else. So we have to keep you awake first. And that's why he kept something very special. Pradeep ji, वेलकम. थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे साथ. और मैं आपको ये बोल रहा था कि ये जो हमारा गेट टुगेदर है, इट्स मेंट फॉर इंस्पायरिंग एवरीबडी एंड sharing live examples of people who have done uh, before that the entire get together, it says do, dare and do. अगर हम हमारा देखेंगे dare, do and dominate, तो आपने वो किया है. हम तो बातें भी कर रहे हैं, आगे करना चाहते हैं, बट आप एक लिविंग एग्जाम्पल हैं जहाँ आपने डेयर किया, डू किया और डोमिनेट किया मार्केट को इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर जर्नी विद अस. तो आपसे मैं पहले जो शुरू करना चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताएं, आपकी जर्नी कैसे रही, शुरू की लाइफ कैसे रही, और जो आपने पिछले आप हालांकि 10 साल बोल रहे हैं, पर पिछले 2-3 साल में जो इतना आपने अचीव किया, तो आपका जो शुरुआत हुई बैकग्राउंड में, उसमें कितना हेल्प किया जो आप डेयर कर सके और उसके बाद आपने एक्चुअल इम्प्लीमेंट किया. So thanks, Anshuman. Thanks for having me. So आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. जो ये जर्नी है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज जो सिग्नेचर ग्लोबल के वे से आपको दिखाई दे रही है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं. अभी देखिए कि एक 16 साल का लड़का एक ऐसे कस्बे से उठकर दिल्ली में आता है सपने लेकर कि कुछ लाइफ के अंदर अच्छा या बड़ा करे. मुझे नहीं पता कि कैसे वो माइंडसेट था कि कुछ बड़ा बिजनेस कैसे किया जाए, क्योंकि कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज नहीं थे. एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके पास अपना खुद का घर भी नहीं हो. जब मैं दिल्ली में पहली बार आया तो रहने के लिए भी 1 BHK मैंने घर लिया रेंट पर. एंड आप देखिए कि उस वक्त एक चीज़ मुझे मेरे दिमाग में कुछ वर्ड्स से किसी के बोले हुए जो बड़ा मुझे इंस्पायर करते थे बार बार, कि ये इतना बड़ा ट्रैक है कि इसके ऊपर जितना भी आप भाग सको ये ट्रैक बंद नहीं होगा. अल्टीमेट आपको अपनी दौड़ ही रोकनी पड़ी. फादर का बिजनेस था फूड ग्रेन का, वो मैंने उनके साथ लर्न करना शुरू किया. लगभग 6-7 ईयर्स तक वो मैंने बिज़नेस किया, जिसके अंदर साथ में उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया समझने में किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बिज़नेस कैसे करते हैं, बात कैसे करनी चाहिए. और एक जो बच्चे का मन होता है कि सिंपल सीधी स्ट्रेट बातें, तो जो पेरेंट्स हैं वो समझाते हैं लेकिन बच्चे अगर उसको मन पे लेते हैं तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ कन्वर्ट हो जाती है. तो फादर बोलते थे हमेशा, बेटा जो भी काम करना हो बहुत ईमानदारी से और सच्चाई से करना. हम सबकी पेरेंट्स ऐसे ही बोलते, और हम ऑफ कोर्स करना भी दिल से वही चाहते हैं. लेकिन मेरे मन पे ये बात बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उतर गई. मैंने कहा जो भी बिज़नेस करना है वो बहुत ज़्यादा ईमानदारी और सच्चाई से करना, चाहे जो भी ट्रबल आए फेस करें. देन लगभग 6-7 साल उस मार्केट में काम करने के बाद, जो कैपिटल मार्केट है उसके अंदर जाना भी मिरेकल था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कैपिटल मार्केट, मैंने सुना शेयर मार्केट, लेकिन मैंने कभी उसमें एक शेयर कभी बाय नहीं किया. उससे पहले मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, लेकिन शायद डेस्टिनी थी मेरी. एक मेरे कोई मित्र थे जानकार, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं उस मार्केट में पहुंचा. लेकिन जैसा कि, क्योंकि बिल्कुल ये हर्षद मेहता जब हुआ था उसके बाद का ये एपिसोड था, तो लोगों के दिमाग में बड़ी कैपिटल मार्केट को लेके एक नेगेटिव इमेज थी. ये स्पेकुलेटिव नेचर का बिजनेस है, ये कहाँ आप
इस बिजनेस में जा रहे हैं। आप ये देखिए कि उसमें कैसे नॉन स्पेकुलेटिव टर्न हम निकाल पाए, ये मुझे वहाँ पे ढूंढना था। तो मैंने इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट वहाँ से निकाला उसमें से, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कानपुर, मद्रास और कलकत्ता, ये 4-5 मार्केट में इंटर जो एक्सचेंज आर्बिट्राज होती थी शेयर्स के अंदर, वो मैंने शुरू की। एंड वो जर्नी ऐसी रही जिसमें लगभग 22 साल तक मैंने काम किया। एट द एंड जब मैंने ड्रॉप भी उस बिजनेस को किया, तब भी मैं आर्बिट्राज ही कर रहा था। एंड वो एक मेरी लाइफ का चैप्टर ऐसा रहा जिसने सिग्नेचर ग्लोबल से पहले पूरी फाउंडेशन रखी, प्रॉपर कॉर्पोरेट कैसे होता है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे अपने विजन्स को देखना है, किस तरीके से हम विजुलाइज कर पाएँ फॉर द लॉन्ग टर्म। आई थिंक सो ये स्टार्टिंग जर्नी है, नथिंग स्पेशल, और हम सबके अंदर ही चीज़ें हैं, बस हम कितना ईजी लेते हैं। मुझे लगता है शायद हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बना दें किसी भी चीज़ को। जब कोई चीज़ हमारे पास आती है तो हम आराम से समझें, बजाय इसके कि हम केवल ये समझें ऐसा कैसे होगा, हो कैसे पाएगा। मुझे लगता है शायद ये ऐसी लाइन है जो हमें कहीं ना कहीं पीछे ले आती है। होना ये चाहिए कि अगर किसी ने मुझे यहाँ तक भेजा है तो शायद कुछ ना कुछ ज़रूर उसने मेरे हिस्से में रखा होगा बनाने के लिए, या कुछ ना कुछ ड्यूटी ज़रूर लगाई होगी, क्योंकि मुझे लगता है ये जो इंडिकेशन है ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की तरफ से आते हैं। नहीं, वेल सर। तो आप रियल एस्टेट में कैसे आए? सो देखिए, रियल एस्टेट बिजनेस मुझे पसंद नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यानी मुझे आज आपके सामने बात बता रही पड़ रही है, बंदा हमें बहुत पसंद है और हमें और कुछ करना है आप तो, हाँ, और आज हम इंडिया की 5th लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ प्री-सेल नंबर। आप ये देखिए कि रियल एस्टेट में जो फंड होता था रियल एस्टेट डेवलपर्स को, वो काफ़ी कॉस्टली फंडिंग के ऊपर वो लोग लेते थे। तो मुझे लगता था जो लोग इतने पैसे पे अगर इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं तो अर्निंग कैसे करते होंगे, क्योंकि आर्बिट्राज में आप रिटर्न करा रहे होते हैं 1% मुश्किल से, एनुअली 12%, 11-12%, तो कैसे ये लोग पैसा कमाते होंगे। लेकिन जब 2013 में पूरा रिसर्च किया अफोर्डेबल हाउसिंग पे हम लोगों ने, तो हमें लगा ये एक ऐसा एरिया है जहां इस देश के 98% डेवलपर काम ही नहीं करती, और इस देश के 98% पॉपुलेशन को यही वाले घर चाहिए। देखिए कितना बड़ा मिसमैच है, इस देश की पॉपुलेशन को जो घर चाहिए उसका प्रोडक्शन नहीं है, और जो डेवलपर हैं वो लग्जरी में काम कर रहे हैं, और जो लग्जरी मार्केट है वो मार्केट चल नहीं रही है। बस मुझे कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी लगी, और उसी वक्त प्रधानमंत्री जी का भी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर काफ़ी उनके स्टार्टिंग की जो एजेंडाज होते थे उसके अफोर्डेबल हाउसिंग काफ़ी फर्स्ट एजेंडाज में होता था। तो मुझे उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। तो पहला प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, ज़ीरो नॉलेज, ये भी नहीं पता कि ये लोग खरीदेंगे कौन, बायर कौन है। यकीन मानिए पहला 1000 फ्लैट का जो प्रोजेक्ट था हमारा, उसमें लगभग 3000 से ज़्यादा जो कस्टमर्स थे उन लोगों ने अप्लाई किया उसके लिए। एंड उसके बाद हमें समझ में आ चुका था कि यहाँ पे डिमांड बहुत है, बस केवल आपको क्वालिटी हाउसिंग एक्चुअली ग्राउंड पे बनानी, क्योंकि सेल्स करना इज़ नॉट ए मैटर, वो हमें बहुत अच्छे से आती थी। प्रॉब्लम था कि उससे एजुकेशन कैसे होगा। लेकिन अगर आप उस वक्त का ध्यान करें, मार्केट रियल एस्टेट डेवलपर सारे स्ट्रगल कर रहे थे, सैलरीज देने के लिए नहीं थी, तो अच्छा टैलेंट एक्वायर करना बहुत ईजी था, और उन लोगों को हमने ऑनबोर्ड किया। आप ये देखिए कि उससे लगभग 2014 से लेकर 2020 तक लगभग 20,000 से ज़्यादा घर हमने अफोर्डेबल हाउसिंग में बनाए, और जिस तरीके का रिस्पांस हमें लोगों से मिला, यानी जो लोग हमारी पहली हाउसिंग जब हमने लॉन्च की क्वेश्चन करते थे कि प्रदीप जी ये क्या बिज़नेस है, आप लग्जरी काम करिए, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट बचता है, वो 2019-20 में मुझसे पूछ रहे थे आपने अफोर्डेबल हाउसिंग किया कैसे, और अब हम कैसे कर सकते हैं। ओके, इनफैक्ट जो हमारी कंट्री का एक चैलेंज ये है कि अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखिए तो लग्जरी कार के सेल्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा नहीं है, सॉरी, लग्जरी कार के जो सेल्स में इंक्रीज़ हुए हैं, वो परसेंटेज इंक्रीज इन लग्जरी कार सेल्स आर हायर देन आई थिंक लार्जेस्ट सेक्शन तो लो कॉस्ट कार्स का ही है, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज लग्जरी में ज़्यादा बढ़ा है। सेम थिंग हैपन
इन रेजिडेंशियल ऑल्सो। अगर आप पिछले 2 साल से देखें, जो परसेंटेज सेल्स है लग्जरी हाउसिंग की, लो कॉस्ट हाउसिंग अफोर्डेबल से कम इंक्रीज़ हुई है। तो आप इसमें गए तो फिर चैलेंजेस क्या थे आपके अफोर्डेबल हाउसिंग में? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में चैलेंज सबसे बड़ा मुझे लगता है, इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ही चैलेंज है वो एग्जीक्यूशन। गुड पॉइंट है। बहुत अच्छा सेल्स होता है, अच्छी सी मार्केटिंग होती है, बड़े बड़े एड्स होते हैं, बड़े होटल्स बुक करके उनके अंदर लोगों को बुलाया जाता है एक एस्पिरेशन में, इसमें कि आपको ऐसा घर बना के अच्छे वॉक थ्रू के थ्रू दिया जाता है। लेकिन जो रियल काम है एग्जीक्यूट करना, बस वही नहीं होता है। एंड जो भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री दिल्ली एनसीआर की सफ़र की है, मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा रोल प्रॉब्लम यही रहा है कि एग्जीक्यूशन पर ध्यान नहीं दिया। मैं आज भी कंपनी इस लेवल पर पहुंच गई है तो भी मेरे से अगर मैं 24/7 अगर किसी चीज़ को सोचता हूं तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि इसकी जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है वो कैसे होगा। सेल्स मुझे चैलेंज इसलिए नहीं लगती कि मार्केट कम जाएगा, ज़्यादा जाएगा, बिकेगा या नहीं बिकेगा। मुझे लगता है ये जो कमिटमेंट जिस सैलरी क्लास फैमिली ने आके घर ले लिया, अपनी ईएमआई शुरू कर दी, जिसने मुझ पर एक भरोसा करके घर ले लिया और मैं उसको अपने किसी फेलियर की वजह से किसी प्रॉब्लम में डाल दूं, तो शायद इस ज़िंदगी में पाप हो जाएगा। तो ये दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे बना रहता है और वो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया लगता है। लेकिन क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से आप इसे कहीं ना कहीं ड्राइव कर सकते हैं, टीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करके, बात करके, प्लानिंग पे अपना एरिया थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाकर ये चीज़ें कर सकते हैं। तो आज तो टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया है। आप ये देखिए कि जितनी अफोर्डेबल हाउसिंग हमने बनाई है, ये एस्पिरेशन वेरी फर्स्ट डे की थी कि ये मास हाउसिंग बन रही है तो इसकी जो क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा। एक तो प्राइस कम है, दूसरा क्योंकि लोगों के दिमाग में परसेप्शन है कि ये सस्ता घर है ये, तो मुझे वो सस्ता घर वाली जो बेंचमार्क था वो हटाना था। तो मैंने पहले दिन डिसाइड किया मुझे क्वालिटी घर बनाने हैं। सस्ता होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो मायवान जो एमएफई जिसे हम कहते हैं, वो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ किया, जबकि उस वक्त दिल्ली एनसीआर में ग्रेड ए हाउसिंग में ही वो यूज़ होता था। कैपेक्स उसमें बहुत ज़्यादा था, एक प्रोजेक्ट का लगभग 20 करोड़ का कैपेक्स होता था। लेकिन हमने कहा नहीं, ये 50 साल के लिए घर बन रहे हैं, जो कैपेक्स है उसको मैनेज करें लेकिन घर वैसे बनाएं। और आप ये देखिए कि आज जितने भी घरों के अंदर वो लोग बैठे हैं, यकीन मानिए ये काम मेरे होने से कंपनी यहाँ नहीं आई है, ये उन लोगों की दुआओं की वजह से आई है, जिन लोगों को 25 लाख रुपए में घर दिया और आज ये इस तरह होगा। और आपने सही बोला कि इंडिया में एक रीज़न एंड सेम थिंग मे बी विद कार्स कि अफोर्डेबल हाउसिंग में इसलिए भी नहीं जाते हैं क्योंकि एफर्ट जो लगता है इतना ज़्यादा है। तो क्यों अफोर्डेबल करो जब आप, जैसे आपने कहा कि सब कह रहे थे लग्जरी में करो, क्योंकि लैंड एक्विजिशन इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज चैलेंज, और उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। इंडिया इज़ अ डिफिकल्ट मार्केट, सो एंड आप सो दैट वाज ग्रेट कि आप उसमें गए। तो फिर आप मिड इनकम हाउसिंग में कैसे आए? देखिए, जब लगभग 20,000 यूनिट हम लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग में कर लिए, तो क्या होता है कि आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है इन लॉन्गर रन, क्योंकि उस वक्त बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स कंपनी के पास आ गए थे। लाइक 2015 का जो फर्स्ट हमारा फंड रेज हुआ था वो आईसीसी प्रू से हमने एनसीडी किया था। 2016 में केकेआर ने ऑन बोर्ड हुआ, उसने फंड किया कंपनी को। 2017 में एचडीएफसी जो आरडीआ के साथ अफोर्डेबल हाउसिंग फंड बना, क्योंकि मिस्टर जो पारिक हैं वो मेरे मेंटोर रहे हैं और उनकी बहुत गाइडेंस मेरे साथ रही है। एक एक डिटेल मुझे समझाते थे, ये ऐसे होना चाहिए। एक एक चीज़ में विपुल जो है, विपुल रूंगटा इज़ वेरी क्लोज टू मी, कि एक एक साइट पे मेरे साथ जाना। मैंने देखा है मॉर्निंग में मुझे फ़ोन कर देंगे, प्रदीप ड्राइव करते हैं गाड़ी और चलते हैं साथ में। तो उनका बहुत हेल्प मिला मुझे। 2018 में जो आईएफसी है उसने कंपनी के अंदर इक्विटी किया। इन सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ समझ में, अगर ये कंपनी एक्चुअली में लॉन्गर रन में जानी है तो आपको स्ट्रेटेजी थोड़ी सी वाइडन करनी पड़ेगी, अदरवाइज मुश्किल होगा। तो मिड इनकम हाउसिंग की डिमांड थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी थी 2020 में। सडनली
कोविड आ गया। कोविड आने के बाद थोड़ा सा लगा कि पता नहीं घरों का होगा क्या। 2021 में जब सेकेंड वेव आई तो और मुश्किल लगा थोड़ा, लेकिन जैसे ही मार्केट सेकेंड वेव के बाद खुली और जिस तरीके का मार्केट के अंदर एक जो अंडर करेंट था वो ऊपर निकल कर आया, जबकि उस वक्त के वेबिनार में देखता था तो इतने डिप्रेस से मिस्टर पारिक खुद कि जब मार्केट खुलेगा तो 20-25% डाउन होगा। तो मैं सोचता था कि अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या डाउन होगा, वो पहले ही डाउन, लग्जरी वाले डाउन हो सकते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या डाउन होना है। लेकिन ठीक है, अगर मार्केट ख़राब है तो सभी जगह ख़राब हो, लेकिन मार्केट बिल्कुल रिवर्सल निकला, ऊपर निकला मार्केट। एंड मिड इनकम के अंदर आप देखिए कि हमने उसे माइन करना शुरू किया बिल्कुल अफोर्डेबल हाउसिंग की तरह, और बैक टू बैक। देखिए हम लोगों के अंदर एक क्वालिटी ज़रूर रही कि हमने हर चीज़ मास में की। हमें कुछ सेलेक्टिव प्रोडक्ट नहीं करने थे कि सिर्फ एक हाउसिंग, एक प्रोजेक्ट कर लिया, फिर 2 करना है या 3 करना है। हमें जो भी करना था वो प्रोडक्शन फैक्ट्री वे में बनाना था। इवन बहुत सारे एनालिस्ट रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो हमारा नाम ही ऐसे रखते हैं, ए फैक्ट्री कंपनी, मतलब वो हाउसिंग प्रोडक्शन वाली कंपनी है ये रियल एस्टेट कंपनी नहीं। एंड मिड इनकम के अंदर भी हमने माइन करना शुरू किया। लगभग 18,000 से ज़्यादा यूनिट एज ऑन डेट हम सेल कर चुके हैं, और टोटल 38,000 के नियर अबाउट यूनिट अभी तक हम कर चुके हैं, जिसके अंदर लगभग 18 से 20,000 हम डिलीवर भी कर चुके हैं। और लगभग 15,000 फैमिलीज दी बहुत आराम से, बहुत अच्छे से रह भी रही है। ग्रेट। आपने कोविड की बात करी, उससे पहले आई जस्ट वांट टू शेयर कि फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 20-30 ईयर्स मैं बोलता था कि एक दिन इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रियल एस्टेट डेवलपर्स को फाइनेंसिंग देंगे। तो आपका एक एग्जांपल अच्छा था कि जितने भी इन्वेस्टर्स आपने लाए, बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैव बीन फाइनली पुटिंग मनी इन रियल एस्टेट। उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है स्केल अप में, और उसके ऑब्वियस एडवांटेजेस थे। आपने कोविड की बात करी, और वन ऑफ द अदर थिंग्स वी हैड वाज रेजिलियंस। जब भी कोविड का बात होती है तो रेजिलियंस उसके साथ आता है। तो कोविड के बाद आपने उसको इतना बड़ा चैलेंज था, उसको कैसे आपने फेस किया, क्या स्टेप्स लिए, बिकॉज इट इम्पैक्टेड एवरीबॉडी। सो देखिए क्या है, जब भी कोई यानी शायद ये मेरी लर्निंग रही है कि मैंने वो हसन मेहता का टाइम देखा जब मैंने शेयर मार्केट में शुरू किया, तो वर्स्ट पीरियड था रियल शेयर मार्केट का, कैपिटल मार्केट का। लोग ब्रोकर्स के पास खड़ा नहीं होना चाहते थे अगर वो शेयर मार्केट में काम करते हैं। मुझे कोविड के बाद एक चीज़ समझ में आई कि जो टीम है वो डिमोटिवेट ना हो, और हमारे कस्टमर जो हैं वो हमसे कहीं ना कहीं डिस्कशन करते रहें। सभी लोग घर पे बैठे थे, तो मेरा अपनी टीम को एक ही होता था कि आप अपने कस्टमर से बात करिए, चाहे उसने हमारा प्रोजेक्ट खरीद रखा हो तो भी उससे पूछिए कि हमें और क्या करना चाहिए आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर या फ्लैट्स में, जो आपको लगता है इस कोविड टाइम को देखने के बाद आपको लगता है जो हमें एडिशन करना चाहिए। बहुत सारे अच्छे इनपुट वहाँ से मिले, क्योंकि क्या होता है, आप जो बोर्ड रूम में डिसाइड कर रहे होते हैं वो आपका थॉट है, लेकिन एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल अलग होता है, उसका सोचना बिल्कुल अलग है। वो किस तरीके से देखता है कि फॉर एग्जांपल जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर उसका बहुत चला, तो उन्होंने कहा ये नहीं पता कि लाइफ में पहली बार हुआ है या फिर भी कभी हो सकता है, क्योंकि सेकेंड वेव हुई है। तो कुछ ना कुछ ऐसा एरिया ज़रूर होना चाहिए घर में जिससे जो घर वाले हैं वो इरिटेट ना हो। हमारे सोफा ड्राइंग रूम में बैठ के हम अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कम से कम एक सेपरेट एरिया हमें मिल जाए। तो हमने डिज़ाइन किया, नहीं ऐसा होना चाहिए। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने हमें कहा जो मुझे लगा कि कोविड टाइम में हमने बहुत बड़ी लर्निंग ली। एंड दूसरा एक चीज़, कंपनी को बैलेंस आउट कैसे करना है, अपनी जो टीम है उसको मोटिवेट कैसे करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उस टाइम पे बड़ा एक वो चला था कि जो कंपनीज थी वो सैलरीज कट कर रही थी। सडनली हुआ कि भाई प्रॉब्लम होगा, अब सैलरी कट हो रही है। अच्छे से अच्छे डेवलपर ने 70% कर दिया, किसी ने 50% कर दिया, एंड दे आर एट होम, उनको जो मिल जाए वो ठीक है। मैंने कहा नहीं ये काम तो नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। कंपनी को क्या इम्पैक्ट है, कंपनी का बिजनेस है, वो सोचे। जिस पर्सन ने इतना इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर गया जो टीम थी, आज भी आप देखिए कि कंपनी के अंदर लगभग 1200 से ज़्यादा लोग हमारे ऑन बोर्ड है। हमारा एट्रिशन रेट 2% से भी नीचे है।
वो जाते ही नहीं, उन्हें पता है ये कंपनी के प्रमोटर ऐसे हैं, इनके साथ ही काम करना है, जो भी बेस्ट होगा हमें यही ढूंढना है। तो मुझे लगता है ये भी लर्निंग थी हमारी कि क्योंकि टीम है हमारी, वो फैमिली मेम्बर की तरह है। जैसे हम फैमिली के साथ रहते हैं ऐसे हमें उनके साथ रहना चाहिए। एम्प्लॉई और प्रमोटर का, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का नहीं रिलेशन होना चाहिए, फैमिली का होना चाहिए। तो मुझे लगता है ज़्यादा ईजी है उनके साथ काम करना। ग्रेट, एंड आई एम वेरी प्लीज टू शेयर विथ यू मिस्टर अग्रवाल कि जब कोविड के बाद हमने भी किसी का सैलरी बिल्कुल नहीं किया। हमारी कंपटीटर्स ने 10% भी उससे ज़्यादा नहीं किया, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट। आई थिंक जो कर पाए, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर एबल टू डू इट। नाउ सबसे मेरे आपने बहुत कुछ लाइफ में किया, बट आई एम श्योर जो आपका व्हाट वी कॉल इट एज अ पिवट हुआ, और वो है आपका IPO। तो उसकी जर्नी के बारे में प्लीज़ बताइए, बिकॉज दैट्स अ क्वाइट एक्सेप्शनल जर्नी। देखिए IPO करना वो तो मुझे लगता है बहुत, क्योंकि कैपिटल मार्केट का एक्सपीरियंस मेरे साथ था तो मुझे इतना बड़ा चैलेंजिंग नहीं लगता था। मुझे लगता है इसकी जो मेन फाउंडेशन है वो तो कहीं ना कहीं 2017-18 में रख दी गई थी, जब बड़ी इंस्टीट्यूशंस आपके पास ऑन बोर्ड होनी शुरू हुई थी। IFC को जब हमने ऑन बोर्ड किया तो याद भी वो वाक़या याद है कि मैं उनके ऑफिस में मिलने गया तो मिस्टर मंगेशतू वहाँ पर होते थे। उन्होंने काफ़ी देर मुझसे डिस्कस किया तो उनकी एक लाइन मुझे आज तक याद है। बोले, प्रदीप कितने दिन की ऑर्गेनाइजेशन बनानी है? 7 साल की है, 70 साल की है? गुड पॉइंट। तो मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि, तो ऑफ कोर्स प्रमोटर ये कहेगा नहीं 70 साल की बनानी पड़ेगी। तो बोले फिर जो प्रॉफिट है अर्न करना वो बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। आपका पूरा मोटिव ये होना चाहिए कि जो आपके पास कस्टमर आ रहे हैं उनका सेटिस्फेक्शन करना। और ये सारी चीज़ें हमने जब रोड शोज़ में हम गए लोगों के साथ शेयर की, बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। और एक ज़रूर थोड़ा सा फ़नी थिंग है, लेकिन मैं क्योंकि सभी लोग पूरे एशिया से भी यहाँ पर हैं तो मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा कि हम लोग रोड शोज़ पे मैं जाता था खुद, एंड CEO मेरे साथ होते थे। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होती थी, सब कुछ पूरा डिस्कस करते थे आराम से 1 घंटे तक बैठ के। कंपनी बहुत अच्छी है, प्रॉफिट भी लगता है, आने वाले वक्त में फ्यूचर भी इस इंडस्ट्री का लगता है, इस पर्टिकुलर मिड इनकम का, अफोर्डेबल का लगता है। लेकिन ये कंपनी दिल्ली NCR की है। बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा दिल्ली NCR में सारे के सारे लोग सेम नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा भी काम कर सकते होंगे। लेकिन क्या है, जब भी आपको कोई चीज़ ऐसी मिलती है तो आप उसे एज ए चैलेंज लीजिए, आप उनकी जितने भी चीज़ें उनको सॉल्व करिए, और फिर जो आपके इन्वेस्टर हैं उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहिए। जब तक आप इन्वेस्टर को अपना पार्टनर नहीं समझेंगे, देखिए वो हमारे पार्टनर हैं, जब आप पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, बड़ा मुश्किल है आप उनको किसी भी तरीके से कॉन्फिडेंस में ले पाएँ। तो जब मैं जाता था और वो लिखते हैं कि जैसा आप जानते हैं सभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सब नोट डाउन कर रहे हैं, तो रोड शो कंटिन्यू चलते रहे लगभग 1.5 साल तक। थोड़ा IPO आगे पीछे भी होता रहा। तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था जब मैं 2nd-3rd टाइम उनके पास गया, क्योंकि जितने भी टारगेट मैंने उन्हें बोले थे वो अचीव हो गए थे। तो मैं उनसे कहता सर वो खोल लें आप अपना पेज, जो मैं लास्ट टाइम डिस्कस करके गया था आपको। तो वो देख के हैरान होते थे कि यार इस पर्सन को ये पता है, मैंने इसे नोट डाउन किया, इन्होंने नंबर बताया था। हम उस वक्त कहते थे कि आने वाले वक्त में हम आराम से 2026-27 में 28 में $1 बिलियन सेल की कंपनी बन जाएंगे। तो उसको वो डिस्काउंट कर लेते थे, नहीं 5,000 करोड़ पे ये चली जाएगी कंपनी। तो उसके हिसाब से वैल्यू भी बनाते थे अपने दिमाग में। हमें खुद ही नहीं पता था कि हम 2025 में ही 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नंबर अचीव कर लेंगे आराम से। एंड आज की डेट में ये सिचुएशन है कि हमें सब कुछ बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन एक ही चीज़ के ऊपर केवल जो कमिटमेंट आप अपने इन्वेस्टर के साथ कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट रहे। देखिए मार्केट साइकिल अलग चीज़ है, आप उसके बीच में अभी मार्केट ने जिस तरीके से दिखाया, सारे स्टॉक्स मार्केट के काफ़ी ज़्यादा डिप गए। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, जो टारगेट सेट कर रहे हैं अपने लिए, जो बता रहे हैं उन्हें, वो क्या आप अचीव कर रहे हैं? अगर नहीं भी कर पा रहे तो आप ट्रांसपेरेंट रहें, बताएं कि ये रीज़न रहा, इस प्रोजेक्ट के ना आने से कम या ज़्यादा रहा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी वो ऐसी किसी गलती के लिए माफ़ नहीं कर सकते
जो आपने उनसे झूठ बोल कर की है, मुझे लगता है गलत भी हुआ है तो आप उनसे ओपनली डिस्कस करें। एंड इन्वेस्टर्स का बिल्कुल नेचर मैं आपको बताऊं, आप तो ज़्यादा जानते हैं मेरे से, तो मैं तो एज ए कंपनी समझता हूं, उनका नेचर बिल्कुल वाइफ वाला है कि अगर प्यार करेगी तो बहुत ज़्यादा, और अगर मुश्किल में है तो मायके जाने को तैयार बैठी है। तो वो आज की डेट में जो एफआईज कर रहे थे वो यही कर रहे थे, नहीं अब कोई स्टॉक नहीं लेना, सभी बेच दीजिए। तो आई थिंक सो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, तो वो पसंद करते हैं आपको। मैं ग्रेट इनफैक्ट आपने रेजिलियंस के अंदर करी, और फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू रेजिलियंस इज टू रियली सर्वाइव ऑल द मार्केट साइकिल्स। तो साइकिल तो हमेशा रहेगा किसी भी चीज़ में। अभी जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पीपल थिंक ये बढ़ते ही जाएंगे, और जब डाउन होती है मार्केट तो थिंक डाउन ही रहेगी, कभी नहीं होता। और वही रेजिलियंस है कि हाउ डू यू एनी साइकिल, इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, they will be able to survive any and steadily grow in spite of all the cycles. In fact, India was the second largest IPO market last year after the United States, with the largest number of IPOs. So imagine, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया नंबर 2 में आएगा IPOs में। आपने उससे 1 साल पहले किया, और the valuations of course are, you know, there's an exponential growth. I mean, क्या numbers हैं, it's amazing, you know. तो आप फिर प्रीमियम हाउसिंग में कैसे है? देखिए क्या, जैसे जैसे आपकी जर्नी चलती है, आप लर्निंग करते हैं लोगों से, अदर डेवलपर्स से, कि उनकी स्ट्रेटजी कैसे और ज़्यादा सक्सेस रही। क्योंकि टाइम के साथ साथ आपको एक जो विज़न आपने क्रिएट किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हाउसिंग कैसे क्रिएट की जाए, और प्राइस पॉइंट को भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कंट्रोल में रख के चलें। एक तो हमने अपने आप को कंसंट्रेट किया, क्योंकि हमने एक लर्निंग और ली, क्योंकि जब हमने अफोर्डेबल हाउसिंग क्रिएट किया तो बहुत स्प्रेड आउट हुआ पूरे गुरुग्राम में, अलग अलग सेक्टर्स में। किसी एक सेक्टर में 10 एकड़ का हो गया, किसी में 15 एकड़, किसी में 5 एकड़। तो हमें लगा कि इस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम करना थोड़ा मुश्किल है। तो हमने अपने आप को कंसंट्रेट किया पर्टिकुलर कोर मार्केट के अंदर, जिसमें हमने अपनी 3 मार्केट जो हमारी बेस्ट मार्केट थी उनको चुना, जिसमें द्वारका एक्सप्रेस वे एक हमारी मार्केट थी, वहाँ पर हमने काफ़ी बड़ा काम किया। दूसरा साउदर्न पेरीफेरी रोड जो आज की डेट पे प्रीमियम मार्केट है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी भी बड़े डेवलपर्स ने लॉन्च किए हैं, हमने भी लॉन्च किए हैं वहाँ। और तीसरा जो बिल्कुल बेसिक मिड इनकम हाउसिंग है, जो इमर्जिंग मार्केट है, सोहना रीजन, जो गुरुग्राम का बिल्कुल नेक्स्ट टू गुरुग्राम है, उस एरिया को हमने टैप किया। एंड इन तीनों मार्केट के अंदर हमारे पास वो पूरी की पूरी एक बुफे है, जिसके अंदर आप 2 करोड़ रुपए का घर लेना है, 3 करोड़ का लेना है, 4 करोड़ का लेना है, तीनों सेगमेंट हमारे पास वहाँ पर होती हैं इसके अंदर। एवरेज टिकट साइज़ भी अगर कंपनी का अगर देखें तो लास्ट जो हमने कैलेंडर ईयर में लगभग 12,000 करोड़ की सेल की है, उसमें हमारा 2 करोड़ 20-25 लाख रुपए का एवरेज टिकट साइज आया है। प्रीमियम हाउसिंग कर आने का रीज़न कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किस लिए कोई एस्पिरेशन था कि आना है उसके अंदर, लेकिन मुझे लगा मार्केट की डिमांड है, लोगों को थोड़ा बड़े घरों की डिमांड ज़्यादा हुई है, तो आपको अल्टीमेट मार्केट की डिमांड पूरी करनी होती है, यही एक रीज़न रहा। लेकिन फिर से वही चीज़ें, वही प्रैक्टिस जो अफोर्डेबल हाउसिंग में थी या बेनिकन में थी, बेस्ट आर्किटेक्चर, बेस्ट क्वालिटी ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो ऑन बोर्ड किए हमने अभी सेक्टर 37D के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसके अंदर हमने बड़े कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पर ग्रेड EPC को हमने दिया है जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे ही सेक्टर 71 में हमने प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया, उसके अंदर भी लिस्टेड कंपनी है, उसको हमने ऑन बोर्ड किया है। एंड आने वाले वक्त में भी जितनी प्रीमियम हाउसिंग आप देखेंगे वो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर बनाते हुए मिलेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है मेरा फोटे नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर 20-25%, अगर 75% अल्टीमेट आपका मिड इनकम कोर है, और वो मेरा आने वाले वक्त में भी रहने वाला है। ओके। और आपका जर्नी जो मेन, जहाँ आपने इतनी ग्रोथ देखी पिछले 10 साल से जो ग्रोथ है, तो इस जर्नी में आपको क्या की ग्रोथ ड्राइवर्स थे कि आप वो 10 साल में इतना बिजनेस आगे बढ़ा सके?
देखिए, इंटेंट शुड बी क्लियर। सबसे बेसिक चीज़ है, देखिए सभी लोग, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वेरी फर्स्ट डे कोई भी डेवलपर जाता है बहुत अच्छी नीयत से जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रीड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे परसेप्शन को टाइम के हिसाब से चेंज कर दे। और मुझे सबसे ज़्यादा इजी मनी जो लगता है वो रियल एस्टेट में लगता है, क्योंकि वो विजिबल है। विजिबल होने का रीज़न क्या है? अभी आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लोगों ने एडवांस दिया, वो इतना बड़ा पैसा है कि आप अपने अकाउंट में जब उस पैसे को देखते हो तो आपके दिमाग में डिफरेंट तरीके के थॉट आने लगते हैं कि इस पैसे का क्या करें, जबकि आप ये भूल चुके हैं कि ये जो पैसा है ये कस्टमर का है, आपको इससे बिल्डिंग बनानी है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी डेवलपर, जो आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर दोबारा से आए हैं, बहुत क्लियर थॉट से काम भी कर रहे हैं, लेकिन फोकस एक ही होना चाहिए कि ये जो सोसाइटी है जिनका पैसा ले लिया, उनको डिलीवर करना है। उन्होंने बहुत फेथ किया आपके ऊपर। आप बिल्कुल भी ऐसा कोई काम मत करिए। यानी बिजनेस बहुत छोटी चीज़ है। मैं आपको बताऊं, ये पैसा हम सब लोगों का, जितने भी हम लोग ये पैसा सब कमाते हैं, अल्टीमेट हम सिर्फ कुछ लग्जरी पहनते हैं, कुछ खा लेते हैं, बस इतना ही यूज़ है। 90% तो हम लोगों का यहीं रह जाना है सब कुछ। अगर हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे लगता है शायद वो लाइफ के एथिक्स नहीं होने चाहिए। बहुत क्लियर होना चाहिए कि नहीं, जिससे पैसा ले। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ कि आज किसी भी मार्केट में जाते हैं, आप बाज़ार में ना सब्जी खरीद रहे हैं ना, जो आपका जो ठेले वाला है उससे, तो 100 रुपये की जब सब्जी खरीदते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पोटैटो लिए उससे, तो उसका अगर कांटा इधर जा रहा है तो आप अपने हाथ से उठा के डाल देते हैं कि वो इधर आ जाए, ये 100 रुपये की सब्जी के लिए। और आप उससे इतने करोड़ रुपए ले रहे हैं फ्लैट बनाने के लिए, और आप उसका घर नहीं दे पाए। मुझे लगता है की ड्राइवर एक ही है, टीम के साथ बैठें, टीम के साथ बिहेव करें जस्ट लाइक ए कंपनी, जस्ट लाइक ए फैमिली, ओपनली डिस्कस करें। प्रोमोटर्स का, चेयरमैन का, और जो गैप है नीचे हायरार्की का, उसको किसी तरीके से कम करने की कोशिश करें। थोड़ा फ्रिक्वेंटली उनसे बातचीत करें, ओपन फोरम पे डिस्कस करें, और जो खास करके ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं आती वो भी सुनने की आदत डालें। क्योंकि अगर आप क्रिटिसाइज़ नहीं सुन सकते तो आप ये मान के चलेगा आने वाला जो वक्त है आपका अच्छा नहीं है। अगर आपको वो सुनने की आदत है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है। ग्रेट पॉइंट। हम आप यहाँ बोलते रहते हैं कि यू हैव टू टेक फीडबैक, और उसको एक्सेप्ट करना फीडबैक को इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब तक अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे कुछ नहीं कर सकते। तो प्रदीप जी, आगे ये आपने इतना कुछ पिछले 10 साल में, क्या आगे 5 से 10 साल में क्या प्लान है, क्या विजन है? देखिए, वैसे तो अभी जो मैंने बताया कि जैसे विपुल जो है मेरे साथ मॉर्निंग में थे, तो यानी मैं जो थॉट यानी उनका भी देख रहा हूँ, या मैं खुद भी, मुझे लगता है कि अगर ऊपर वाला मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दे, आज तो खैर कंपनी इतनी बड़ी हो गई, और किसी तरीके से गवर्नमेंट या जो बॉडीज़ जितनी भी हैं अगर वो सपोर्ट करें, तो कैसे लोगों के लिए घर बनाए जा सकें। एक्चुअली में मैं लाइफ में वही काम करना चाहता हूँ। मुझे जो नीडी लोग हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, उन लोगों के लिए घर बनाने का ज़्यादा मेरी इच्छा भी बहुत है। और मुझे लगता है कि किसी तरीके से अगर कोई भी जो गवर्नमेंट है अगर वो सपोर्ट करती हैं, पॉलिसीज़ लाती हैं, और वो जितने बिजनेस जो एक मॉडल बनते हैं अगर उसके अंदर वो फिट बैठती है, क्योंकि मेरे साथ इन्वेस्टर भी है, शेयर होल्डर्स भी हैं, उनको भी मुझे कहीं ना कहीं आंसर देना है। तो आज जो नीडी लोग हैं उनको मुझे घर देना है। और यकीन मानिए ये लाइफ अब शायद उन्हीं लोगों के लिए जाने वाली है कि अगले 10 साल में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा घर मैं बना सकूं, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँ। ग्रेट, नो थैंक्स। सो फाइनली, जस्ट ये लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट मनी एंड सेल्स एंड आई एम श्योर जो आपने इतना अचीव किया है, इसके बियॉन्ड क्या है? हाउ डू यू मेंटेन अ बैलेंस इन लाइफ? तो वर्क लाइफ बैलेंस है, वो अलग चीज़ है। दिस इज़ रियली कीपिंग अ बैलेंस की इतना ग्रोथ हुआ है। आप आजकल सब इतने स्केल में बात करते हैं, बट उसको आप
पर्सनल लाइफ में क्या बैलेंस है आपका? तो देखिए, मैं बहुत अच्छी बात आपने पूछ दी। क्या होता है जब आप इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे होते तो स्ट्रेस पॉइंट बहुत होती है। मॉर्निंग में मैं कहता हूँ कि जब सनराइज़ होता है तो दो चीज़ें होती है, एक तो सनराइज़ होता है, एक प्रॉब्लम राइज होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आपको मॉर्निंग में दिखाई देगा, पैसा ये हो गया, ये हो गया। तो एक और कंपनी ने के पास सिग्नेचर ब्यूरो जो फाउंडेशन हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसके माध्यम से बहुत सारी ऐसी कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं। एक अभी लास्ट 1 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट पाठशाला, जिसके अंदर हमने टारगेट लिया कि 1 लाख बच्चों तक हमारी जो टीम है वो पहुँचे, और मैं उसमें खुद पर्सनली इन्वॉल्व हूँ। उन बच्चों के पास जाना, उनकी लीड को समझना, उनके लिए जो कर सकते हैं वो तो आप कर ही देते हैं, स्कूल के बेटरमेंट के लिए, या किस तरीके से अगर वो वॉशरूम बना सकते हैं या उनके लिए आरओ, तो हर स्कूल का मॉडल बनाया हुआ है हमने कि उस पर्टिकुलर एक स्कूल पे एक अमाउंट हमने बनाया हुआ है कि 20 लाख 25 लाख रुपए उस स्कूल पे लगाने हैं और उसकी बेटरमेंट के लिए काम करना है। तो अभी तक लगभग 32,000 बच्चों तक, 32,000 बच्चों तक हम पहुंच चुके हैं, और इसमें लगभग 35 स्कूल हम कवर कर चुके हैं जो दिल्ली एनसीआर में ही हैं। दूसरा एक प्रोजेक्ट अभी हमने रिसेंटली शुरू किया है, जिसमें हॉस्पिटल ऑन व्हील्स है, जिसके अंदर 2 बसेज, जिसके अंदर पूरी फैसिलिटीज़ हैं विद आईसीयू, वो हम रन कर रहे हैं आर्टिमिस्ट हॉस्पिटल के साथ। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारे, चाहे किसी अदर डेवलपर के, या गांव जो विलेजेस आसपास लगते हैं, उनके अंदर जाना, मुझे उसमें बहुत टेस्ट आता है। आप ये मान के चलिए, जितना भी अगर मेरा जो भी एक बर्डन से जो रिलीज मिलता है, इन सारे कामों को करके मिलता है। मेडिटेशन मैं मॉर्निंग में ज़रूर करता हूँ। मेरी मॉर्निंग लाइफ ऐसे है कि मैं मॉर्निंग 4:15 पे उठ जाता हूँ। आप सबको भी मेरा सजेशन होगा, वैसे सबकी अपनी ऑन चॉइस है, प्लीज़ लाइफ में मेडिटेशन ज़रूर करें, मॉर्निंग में गाइडेड करें, जो भी आपकी चॉइस है, जिसको भी आप समझते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन कम से कम 1 घंटा अपनी लाइफ में, क्योंकि ये जो मेट्रो सिटीज़ की लाइफ है, ये बहुत ज़्यादा सफोकेशन वाली है। जब आप इतने ज़्यादा थॉट से भर जाते हैं कि जिसके अंदर आपको समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है, और डिसीजंस रॉन्ग होने लग जाते हैं। तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक यही चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में, इसे मैं करता हूँ। कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है इसके अलावा जो मुझे और नीड भी होती है, लेकिन जिन लोगों को मैं घर दे रहा हूँ या जिन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, उनके चेहरे की स्माइल देख के, या उन लोगों की एक बात या एक मेल, एक मैसेज मुझे मेरा सारा दिन अच्छा कर देता है कि प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा घर हमें दे दिया, जबकि उसी के पैसे हैं, उसी पैसे लेके ही घर दिया है मैंने, और मेरे लिए वो बिजनेस था। ग्रेट, एंड इट्स ग्रेट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और आपका काम भी ऐसे ही है कि while you're doing a business but you're still giving back to the society, जैसे हमने क्या कर दिया। Just to close, यहाँ हमारे काफ़ी यंग लोग हैं, and not so young also think they are young, लेकिन उनको भी मैसेज मेरे जैसे, बट आपके इतना एक्सपीरियंस है और जो आपने देखा, उनके लिए क्या मैसेज होगा? बिकॉज जैसे आपने कहा, इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेसेस, स्पेशली मेट्रो सिटीज़, और एक इतना दौड़ है, इतना कंपटीशन है, इतने प्रेशर्स हैं, तो आपका क्या मैसेज होगा फॉर द पीपल हियर कि क्या कैसे लाइफ में क्या करना चाहिए? अंशुनी जी, मैं क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैंने बहुत सेमिनार में भी आपके साथ रहा हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म शेयर भी किए आपके साथ। मैंने आप लोगों से भी बहुत सीखा है। आपकी टीम के कितने मेंबर्स हैं, उनसे जो जब ऑफिस में वो आते हैं मेरे पास या किसी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने के उनके पास आपके पास होता है, जो मेरे लिए, मैं उनसे सीखता हूँ। देखिए, हर इंसान कुछ ना कुछ सिखा सकता है लाइफ में, ये तो आप भूल जाइए कि कौन आपको, मैं आपको एक बहुत छोटी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ और कैसे वो प्रिंट हो जाती है आपके माइंड पे। मैं मसूरी में था, तो मैं मॉर्निंग में मॉल रोड से नीचे की तरफ आ रहा था, तो एक वहाँ पे स्वीपर था, वो झाड़ू निकाल रहा था और बड़ा आराम से, बिल्कुल
अच्छे से एक एक चीज़ ध्यान से, तो मैं खड़ा होकर देखने लग गया। जब उसने 10-5 मिनट में कर लिया तो मैंने वैसे उससे पूछा, मैंने कहा बड़ा आपने ध्यान से ये चीज़ें की हैं, मतलब आप अल्टीमेट इस चीज़ को केवल साफ कर रहे हैं तो इतना, मतलब साहब जब आप इस रोड पे से जाएंगे ना निकल के, तो आपको ये लगना चाहिए किसी आदमी ने अच्छा काम किया। तो मैं अपना काम पेंटर की तरह करता हूँ कि मेरे हाथ में ब्रश है और मुझे अपनी जो पेंटिंग वो बेस्ट बना। क्या बात है। आप ये समझिए कि अगर वो इंसान वहाँ पर रहकर ये सोच सकता है तो हम तो बहुत बहुत थॉट्स के साथ हैं, बहुत ऊपर वाले ने हमारे सबके ऊपर कृपा की हुई है कि हम समझ सकें। एक चीज़ आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए, जब भी कभी ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको केवल इंडिकेट करती है ना, प्लीज़ उसको सिर्फ इस थॉट के साथ मत जाने दीजिए कि ऐसे कैसे होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, प्लीज़ आप उसे नॉक करिए अगेन एंड अगेन, टाइम लगाइए, समझिए। ये तो कभी मानिए ही मत कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा कि मैंने फूड ग्रेन में काम किया, मुझे शेयर मार्केट समझ नहीं आती, मुझे शेयर मार्केट में ऊपर वाले ने काम दिया, मुझे रियल एस्टेट समझ नहीं आता, रियल एस्टेट में आज लाके इंडिया की 5th लार्जेस्ट कंपनी बना दी। आज आप सब लोगों के सामने बैठा के मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। आप समझिए किसी इंसान के लिए ये सारी चीज़ें सोचना एक सपने की तरह है, लेकिन आज मैं बैठा हूँ आपके सामने। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग किसी भी लेवल तक कैसे ना पहुँच सकें? आप लोगों के पास तो बहुत स्किल है, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं सुबह से शाम तक, और ख़ास करके CBRE तो मोस्टली जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सबको प्रॉपरली एक एक उसके अप एंड डाउन देखता है, उसकी हर चीज़ डिटेल में पता है। मुझे लगता है जितने भी यहाँ पर सब लोग जो CBRE मेंबर्स बैठे हैं, मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी ऊपर वाले ने आपको दी है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में भी और भी इसके अलावा वर्ल्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब कभी कोई इंडिकेशन ऊपर वाले का आए, वेलकम करिए, बजाय ये मानने के पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ही कर पाएंगे, आपके अलावा कोई कर भी नहीं सकता। आपने सबका टारगेट बढ़ा दिया। वैसे आप कहते 2025 का तो प्रदीप जी थैंक यू वेरी मच, अपने टाइम निकाला मेरे पास आए। एंड फिर वेरी वेरी इंस्पायरिंग टू लिसन टू यू, और आपने इतना हौसला, आपके वर्ड से इतना हौसला मिला होगा सबको, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।